हाँ जी। तो हम मॉडर्न राजस्थान शुरू कर चुके थे और पहली क्लास में हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा था। हमने उसकी घटनाएं पढ़ी, हम उसके मेंस की बातें पढ़ रहे थे जिनमें हम कारण परिणाम पढ़ रहे थे। कारण परिणाम मैं एक बार फिर रिवीजन करा दूं जल्दी से आपका सब कुछ सुनकर। तो हमने पहले कारण पढ़े, मैंने बताया उनको आप बांट लीजिए, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, रिलीजियस, मिलिट्री। तो जब हम पहले पॉलिटिकल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल मतलब राजा। तो राजा 1817-18 की संधियों की एक जो क्लोज था जिसमें लिखा गया कि रेजिडेंट इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, जबकि वो करता था, उससे परेशान थे। उत्तराधिकार विवाद कि राजा के मरने के बाद बेटा गोद लेने की बात या कभी दो दावेदार हो जाते तो अंग्रेजों द्वारा उसमें इंटरफेयर किया जा रहा था, उससे परेशान थे। राजा यदि नाबालिग है तो अंग्रेजों द्वारा वहां पर अपने अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती थी, इन सब चीजों से परेशान थे। हालांकि फिर भी राजा अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लड़ने की बगावत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उनको लगता था कि यदि अंग्रेज चले गए या अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया तो हम पर सामंत हावी हो जाएंगे, इसलिए वो अंग्रेजों का साथ भले ही देते रहे। पर इन सब घटनाओं ने जनता के मन में अंग्रेजों की विपरीत छवि बना दी थी। जैसे जब कोटा को तोड़कर झालावाड़ बनाया गया तो कोटा की जनता बहुत क्रुद्ध थी। अलवर भरतपुर में जब उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई तो उन जनता को लगा कि यार ये गलत किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी टाइम में सामंत संभाला करते थे, पर अब सामंतों की जो इनकम थी वो खत्म कर दी गई पूरी तरीके से। उनकी जमीन जो थी वो खालसा के अंदर डाल दी गई, व्यापारी कर लिया करते थे वो हटा दिए गए, उनकी जो सेना थी वो तोड़ दी गई, इसलिए उनके सैनिक खूब सारे बेरोजगार हो गए थे, उनके विशेषाधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए गए थे। इन सब चीजों से सामंत जो थे वो अंग्रेजों से परेशान थे और हम देखते हैं कि सामंतों ने बाकायदा खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था। इकोनॉमिक में हम देखते हैं कि राज्य की जो इनकम थी वो कम हो गई थी। कारण एक तो अंग्रेज टाइम टू टाइम खिराज लिया करते, उसमें किसी प्रकार का छूट नहीं दिया जाता था। सैनिक टुकड़ियां बनाकर राजाओं पर उसका बोझ डाल दिया गया था। नमक और अफीम के व्यापार पर अंग्रेजों ने मोनोपोली कर ली थी और हालांकि उसके बदले में पैसे दिए गए थे राजाओं को, पर वो उससे कम थे जो उन्हें व्यापार के अंदर मिला करते थे इकोनॉमी में। और जो व्यापार वाणिज्य था हमारा वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, क्योंकि ट्रेड रूट जो मध्य एशिया से गुजरात जाता था या जो सिंध से आगरा जाता था, ये खत्म करके बॉम्बे पोर्ट बना दिया गया था। बॉम्बे पोर्ट बनने के बाद में अपने ट्रेड रूट खत्म हो गए थे। मालपुरा, पाली जैसे प्रमुख व्यापारी केंद्र खत्म हो गए थे। हमारे व्यापारियों को ब्रिटिश इंडिया में ले जाकर बसा दिया गया और उनको कहा गया कि आपको हम उधार वसूलने की गारंटी देंगे, ट्रांसपोर्टेशन देंगे, हम आपको जमीन फ्री में देंगे, आप यहाँ पर आइए। हमारे जो उद्योग धंधे थे वो खत्म हो गए, क्योंकि ब्रिटिश माल से बाजार पूरी तरीके से भर गए थे। तो दस्तकार, आर्टिसियन जो थे खत्म हो गए। एग्रीकल्चर की जो लैंड थी उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लग गया था अब यहाँ पर। फिर हम देख रहे थे कि सांस्कृतिक केंद्र ईसाई मिशनरियों ने 1813 के बाद में प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर कर दिया था और वो अक्सर हिंदू और इस्लाम धर्म की मजाकें उड़ा दिया करते थे। सामाजिक सुधार भले ही अंग्रेजों ने भले के लिए किए हो, लेकिन हमारे उस तत्कालीन समाज के अंदर वो चीजें लोगों को पसंद नहीं है और उनको लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, इस वजह से ये सब किया जाता है। सैनिक अंग्रेजों के नस्लीय भेदभाव से परेशान थे कि उनको प्रमोशन में, सैलरी के अंदर अंग्रेजों के बराबर महत्व नहीं मिलता था और अंततः चर्बी वाले कारतूसों ने वो जो ढेर इकट्ठा हो रखा था उसमें चिंगारी लगाने का काम कर दिया था। हम परिणाम पढ़ रहे थे, हमने देखा कि राजाओं ने चूंकि अंग्रेजों का साथ दिया इसलिए राजाओं को अंग्रेजों ने सम्मानित किया। जयपुर के राजा को सितारे हिंद की उपाधि दी, कोटपुतली परगना दिया, बीकानेर के राजा को 41 गांव दे दिए गए थे, झालावाड़ राज्य की खिराज माफ कर दी गई थी, सिरोही की खिराज को आधा कर दिया गया था, खूब सारे इनाम वगैरह बांटे गए। क्योंकि सामंतों ने साथ नहीं दिया इसलिए उनको शक्तिहीन करने का प्रयास किया। व्यापारी वर्ग ने साथ दिया था तो उनको खूब प्रोत्साहन दिया गया। संचार और आवागमन के साधनों का विकास किया गया। वोल्टर योजना लाकर राजा महाराजाओं के बच्चों को अलग से शिक्षा दी गई ताकि जनता से उनका जो कांटेक्ट है वो किसी भी प्रकार से खत्म किया जा सके। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा, उसकी वजह से एक मध्यम वर्ग का विकास हुआ। आगे चलकर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन उस मध्यम वर्ग ने चलाया था। अंग्रेजों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया था। विक्टोरिया एम्प्रेस और दोस्ती लंदन जैसी चीजें सिक्कों पर लिखी जाने लगी थी। हालांकि 57 की क्रांति भले ही असफल रही हो, पर वो एक मोटिवेटर, एक इंस्पिरेशन का काम करती है और कुशाल सिंह चांपाओ जैसे लोग बाद में गीतों के अंदर गाए गए थे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि असफलता के कारण क्या थे। असफलता के कारण हमने देखे कि एक तो जो भी विद्रोही थे उनमें आपस में कोई समन्वय दिखाई नहीं देता है हमें, कि कोटा और अहुआ वालों में समन्वय नहीं है, नसीराबाद नीमच वालों में समन्वय नहीं है। जो राजा थे उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया किसी भी प्रकार का, उल्टा वो अंग्रेजों के साथ में बने रहे थे। सामंत जो थे, सामंतों ने भी सबने सहयोग नहीं किया था, केवल कुछ एक ही सामंत इनके पक्ष के अंदर आ पाए थे। इन लोगों ने अजमेर पर अधिकार नहीं किया था। राजस्थान से बाहर वाले लोग थे, उन्होंने ज्यादा कोई इस तरफ ध्यान दिया नहीं और जब तक ध्यान
ध्यान दिया तब तक अंग्रेज उत्तर भारत के बाकी इलाकों पर कब्जा कर चुके थे, इसलिए देर हो चुकी थी। हथियार इतने अच्छे नहीं थे, सेनापति उतने अच्छे नहीं थे जितने अंग्रेज अच्छे सेनापति हुआ करते थे। ऐसी कोई आपके दिमाग में उद्देश्य भी नहीं था कि उसके बाद क्या होगा, कोई विचारधारा नहीं थी, केवल एक उद्देश्य कि अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना है, इसलिए वो लोग लड़ रहे थे। इस वजह से क्रांति असफल हो गई। फिर हम पढ़ रहे थे कि स्वरूप क्या था, तो क्या यह एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि इसमें सैनिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो हम कहते हैं कि नहीं, यदि केवल सैनिक विद्रोह होता तो सारे सैनिक भाग लेते, जबकि ब्यावर खेरवाड़ा में तो विद्रोह हुआ ही नहीं था। यदि केवल सैनिक विद्रोह होता तो नॉन मिलिट्री एलिमेंट इसमें क्यों शामिल हो जाते, जयदयाल, कुशाल सिंह चंपावती, तो कोई सैनिक तो थे नहीं। तो क्या ये सामंतों का अपने राजाओं के खिलाफ विद्रोह था? हाँ, एक दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि सामंतों का राजाओं के खिलाफ विरोध रहा होगा, कि जोध सिंह, केसरी सिंह और कुशाल सिंह वाले मामले में देख के मेवाड़ मारवाड़ के राजाओं से नहीं बन रही थी, पर सारे सामंत भी तो इसके अंदर शामिल नहीं हुए थे। और सामंतों का भी जो दृष्टिकोण था वो पूरी तरीके से अंग्रेज विरोधी भी नहीं रहा था। तो हम कहते हैं कि भाई पूरी तरीके से तो सामंतों का विद्रोह भी नहीं था ही। तो क्या ये धार्मिक असंतोष था, जैसा कि जयदयाल और मेहराब खान अपने पर्चे के अंदर भी लिखवाते हैं, चर्बी वाले कारतूसों से बात थी, तो वह भी एक तथ्य है, पर पूर्णतया उस बात को भी नहीं माना जा सकता। तो क्या था ये? तो हम कहते हैं ये सब चीजें मिली हुई थी और वास्तव में ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसलिए इसे राजस्थान का भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाना चाहिए। नाथूराम खड़गांव जैसा कहते हैं कि विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति थी, नाना साहब के प्रति उनमें एक आकर्षण दिखाई दे रहा था, सारे विद्रोही दिल्ली जा रहे थे, नॉन मिलिट्री एलिमेंट उसके अंदर शामिल हो रहे थे, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ने की बातें की जा रही थी। आपके सूर्यमल मिशन कहते हैं कि गोपनीय संगठन तक थे, सूर्यमल मिशन के जो लेटर्स वगैरह मिले उनसे ये जानकारियां भी मिलती है, तारीख तक बताई उन्होंने कि इस समय ये करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से वो हमारे राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात पढ़ी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान में किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। इन दिनों में जब किसान आंदोलनों की चर्चाएं वैसे ही जोरों पर है, उस समय में इसको पढ़ना और अधिक प्रासंगिक और अधिक रिलेवेंट हो जाता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। मैंने हालांकि 57 वाली क्रांति के मेंस वाले टॉपिक थे, मैंने कहा था कि आप अच्छे से तैयार करना, मुझे लगता है आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। बाकी आपके मैं कल पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप और अच्छे से उसको देख लेना। हम जब किसान आंदोलनों की बात करते हैं तो स्वतःस्फूर्त हमारे दिमाग के अंदर एक किसान आंदोलन का नाम आता है, बिजोलिया। बिजोलिया के अंदर एक किसान आंदोलन हुआ था। जब मैं बिजोलिया बात करता हूं तो आपके दिमाग में किसान आंदोलन आए नहीं आए, पर आपको एक बिजोलिया नाम की जगह जरूर दिमाग में आती है, और आपके बिजोलिया अभिलेख दिमाग में आता है जो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। ये बात तो जरूर अपने दिमाग के अंदर आ जाती है। आज हम इसी आंदोलन से किसान आंदोलनों की शुरुआत करेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन से। हम पहले किसान आंदोलन पढ़ेंगे, फिर लास्ट के अंदर वो मेंस वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, कारण परिणाम टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लेंगे। पहले घटनाएं देखते हैं, कौन कौन से आंदोलन हुए, क्या क्या घटनाएं थी, कौन कौन नेता थे। मैंने थोड़े उससे संबंधित जो व्यक्ति थे उनके फोटोज एक जगह लेने की कोशिश की, ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहे। ऐसा कहते हैं, भगवान जाने कितना सच्चा कितना झूठा, कि पिक्चराइजेशन यदि किसी चीज का हो, फोटो देखी हुई हो, तो हमें थोड़ा ज्यादा याद रहता है। अब ये तो आप ज्यादा जानते होंगे कि इससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, पर अब चूंकि लगा दी तो आपको देखना चाहिए। सिंपल सा एक तो ये कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे शुरुआती दिनों के अंदर, वो फतेह सिंह जी थे। फतेह सिंह जी मेवाड़ महाराणा थे, और फतेह सिंह जी को वैसे भी अंग्रेज विरोधी रवैये के लिए जाना जाता है। आगे मैं फतेह सिंह की और बातें बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि वो अंग्रेजों के हमेशा खिलाफ ही रहे, अंग्रेजों से उनकी इतनी अच्छी नहीं बनी थी कभी। तो याद रखना कि बिजोलिया किसान आंदोलन जब शुरू हुआ उस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? हाँ जी, तो हम मॉडर्न राजस्थान शुरू कर चुके थे, और पहली क्लास में हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा था। हमने उसकी घटनाएं पढ़ी, हम उसके मेंस की बातें पढ़ रहे थे, जिनमें हम कारण परिणाम पढ़ रहे थे। कारण परिणाम मैं एक बार फिर रिवीजन करा दूं जल्दी से आपका सब कुछ सुनका। तो हमने पहले कारण पढ़े, मैंने बताया उनको आप बांट लीजिए, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, रिलीजियस, मिलिट्री। तो जब हम पहले पॉलिटिकल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल मतलब राजा। तो राजा 1817-18 की संधियों की एक जो क्लोज था जिसमें लिखा गया कि रेजिडेंट इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, जबकि वो करता था, उससे परेशान थे। उत्तराधिकार विवाद कि राजा के मरने के बाद बेटा गोद लेने की बात या कभी दो दावेदार हो जाते तो अंग्रेजों द्वारा उसमें इंटरफेयर किया जा रहा था, उससे परेशान थे। राजा यदि नाबालिग है तो अंग्रेजों द्वारा वहां पर अपने अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती थी। इन सब चीजों से परेशान थे। हालांकि फिर भी राजा अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लड़ने की बगावत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उनको लगता था कि यदि अंग्रेज चले गए या अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया तो हम पर सामंत हावी हो जाएंगे, इसलिए वो अंग्रेजों का साथ भले ही देते रहे। पर इन सब घटनाओं ने
जनता के मन में अंग्रेजों की विपरीत छवि बना दी थी। जैसे जब कोटा को तोड़कर झालावाड़ बनाया गया तो कोटा की जनता बहुत क्रुद्ध थी। अलवर भरतपुर में जब उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई तो उन जनता को लगा कि यार ये गलत किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी टाइम में सामंत संभाला करते थे, पर अब सामंतों की जो इनकम थी वो खत्म कर दी गई पूरी तरीके से। उनकी जमीन जो थी वो खालसा के अंदर डाल दी गई, व्यापारी कर लिया करते थे वो हटा दिए गए, उनकी जो सेना थी वो तोड़ दी गई, इसलिए उनके सैनिक खूब सारे बेरोजगार हो गए थे, उनके विशेषाधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए गए थे। इन सब चीजों से सामंत जो थे वो अंग्रेजों से परेशान थे और हम देखते हैं कि सामंतों ने बाकायदा खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था। इकोनॉमिक में हम देखते हैं कि राज्य की जो इनकम थी वो कम हो गई थी। कारण एक तो अंग्रेज टाइम टू टाइम खिराज लिया करते, उसमें किसी प्रकार का छूट नहीं दिया जाता था। सैनिक टुकड़ियां बनाकर राजाओं पर उसका बोझ डाल दिया गया था। नमक और अफीम के व्यापार पर अंग्रेजों ने मोनोपोली कर ली थी और हालांकि उसके बदले में पैसे दिए गए थे राजाओं को, पर वो उससे कम थे जो उन्हें व्यापार के अंदर मिला करते थे। इकोनॉमी में और जो व्यापार वाणिज्य था हमारा वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, क्योंकि ट्रेड रूट जो मध्य एशिया से गुजरात जाता था या जो सिंध से आगरा जाता था ये खत्म करके बॉम्बे पोर्ट बना दिया गया था। बॉम्बे पोर्ट बनने के बाद में अपने ट्रेड रूट खत्म हो गए थे। मालपुरा पाली जैसे प्रमुख व्यापारी केंद्र खत्म हो गए थे। हमारे व्यापारियों को ब्रिटिश इंडिया में ले जाकर बसा दिया गया और उनको कहा गया कि आपको हम उधार वसूलने की गारंटी देंगे, ट्रांसपोर्टेशन देंगे, हम आपको जमीन फ्री में देंगे, आप यहाँ पर आइए। हमारे जो उद्योग धंधे थे वो खत्म हो गए क्योंकि ब्रिटिश माल से बाजार पूरी तरीके से भर गए थे। तो दस्तकार आर्टिसियन जो थे खत्म हो गए। एग्रीकल्चर की जो लैंड थी उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लग गया था अब यहाँ पर। फिर हम देख रहे थे कि सांस्कृतिक केंद्र ईसाई मिशनरियों ने 1813 के बाद में प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर कर दिया था और वो अक्सर हिंदू और इस्लाम धर्म की मजाकें उड़ा दिया करते थे। सामाजिक सुधार भले ही अंग्रेजों ने भले के लिए किए हो, लेकिन हमारे उस तत्कालीन समाज के अंदर वो चीजें लोगों को पसंद नहीं है और उनको लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, इस वजह से ये सब किया जाता है। सैनिक अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव से परेशान थे कि उनको प्रमोशन में सैलरी के अंदर अंग्रेजों के बराबर महत्व नहीं मिलता था और अंततः चर्बी वाले कारतूसों ने वो जो ढेर इकट्ठा हो रखा था उसमें चिंगारी लगाने का काम कर दिया था। हम परिणाम पढ़ रहे थे, हमने देखा कि राजाओं ने चूंकि अंग्रेजों का साथ दिया इसलिए राजाओं को अंग्रेजों ने सम्मानित किया। जयपुर के राजा को सितारे हिंद की उपाधि दी, कोटपुतली परगना दिया, बीकानेर के राजा को 41 गांव दे दिए गए थे, झालावाड़ राज्य की खिराज माफ कर दी गई थी, सिरोही की खिराज को आधा कर दिया गया था, खूब सारे इनाम वगैरह बांटे गए। क्योंकि सामंतों ने साथ नहीं दिया इसलिए उनको शक्तिहीन करने का प्रयास किया। व्यापारी वर्ग ने साथ दिया था तो उनको खूब प्रोत्साहन दिया गया। संचार और आवागमन के साधनों का विकास किया गया। वोल्टर योजना लाकर राजा महाराजाओं के बच्चों को अलग से शिक्षा दी गई ताकि जनता से उनका जो कांटेक्ट है वो किसी भी प्रकार से खत्म किया जा सके। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा, उसकी वजह से एक मध्यम वर्ग का विकास हुआ। आगे चलकर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन उस मध्यम वर्ग ने चलाया था। अंग्रेजों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया था। विक्टोरिया एम्प्रेस और दोस्ती लंदन जैसी चीजें सिक्कों पर लिखी जाने लगी थी। हालांकि 57 की क्रांति भले ही असफल रही हो, पर वो एक मोटिवेटर, एक इंस्पिरेशन का काम करती है और कुशाल सिंह चांपाओ जैसे लोग बाद में गीतों के अंदर गाए गए थे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि असफलता के कारण क्या थे। असफलता के कारण हमने देखे कि एक तो जो भी विद्रोही थे उनमें आपस में कोई समन्वय दिखाई नहीं देता है हमें, कि कोटा और अहुआ वालों में समन्वय नहीं है, नसीराबाद नीमच वालों में समन्वय नहीं है। जो राजा थे उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया किसी भी प्रकार का, उल्टा वो अंग्रेजों के साथ में बने रहे थे। सामंत जो थे, सामंतों ने भी सबने सहयोग नहीं किया था, केवल कुछ एक सामंत इनके पक्ष के अंदर आ पाए थे। इन लोगों ने अजमेर पर अधिकार नहीं किया था। राजस्थान से बाहर वाले लोग थे, उन्होंने ज्यादा कोई इस तरफ ध्यान दिया नहीं, और जब तक ध्यान दिया तब तक अंग्रेज उत्तर भारत के बाकी इलाकों पर कब्जा कर चुके थे, इसलिए देर हो चुकी थी। हथियार इतने अच्छे नहीं थे, सेनापति उतने अच्छे नहीं थे जितने अंग्रेज अच्छे सेनापति हुआ करते थे। ऐसी कोई आपके दिमाग में उद्देश्य भी नहीं था कि उसके बाद क्या होगा, कोई विचारधारा नहीं थी, केवल एक उद्देश्य कि अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना है, इसलिए वो लोग लड़ रहे थे। इस वजह से क्रांति असफल हो गई। फिर हम पढ़ रहे थे कि स्वरूप क्या था, तो क्या यह एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि इसमें सैनिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो हम कहते हैं कि नहीं, यदि केवल सैनिक विद्रोह होता तो सारे सैनिक भाग लेते, जबकि ब्यावर खेरवाड़ा में तो विद्रोह हुआ ही नहीं था। यदि केवल सैनिक विद्रोह होता तो नॉन मिलिट्री एलिमेंट इसमें क्यों शामिल हो जाते, जयदयाल, कुशाल सिंह चांपावती, तो कोई सैनिक तो थे नहीं। तो क्या ये सामंतों का अपने राजाओं के खिलाफ विद्रोह था? हाँ, एक दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि सामंतों का राजाओं के खिलाफ विरोध रहा होगा, कि जोध सिंह, केसरी सिंह और कुशाल सिंह वाले मामले में देख के मेवाड़ मारवाड़ के राजाओं से नहीं बन रही थी, पर सारे सामंत भी तो इसके अंदर शामिल नहीं हुए थे। और
सामंतों का भी जो दृष्टिकोण था वो पूरी तरीके से अंग्रेज विरोधी भी नहीं रहा था। तो हम कहते हैं कि भाई पूरी तरीके से तो सामंतों का विद्रोह भी नहीं था ही। तो क्या ये धार्मिक असंतोष था, जैसा कि जयदयाल और मेहराब खान अपने पर्चे के अंदर भी लिखवाते हैं, चर्बी वाले कारतूसों से बात थी, तो वह भी एक तथ्य है, पर पूर्णतया उस बात को भी नहीं माना जा सकता। तो क्या था ये? तो हम कहते हैं ये सब चीजें मिली हुई थी और वास्तव में ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसलिए इसे राजस्थान का भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाना चाहिए। नाथूराम खड़गांव जैसा कहते हैं कि विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति थी, नाना साहब के प्रति उनमें एक आकर्षण दिखाई दे रहा था, सारे विद्रोही दिल्ली जा रहे थे, नॉन मिलिट्री एलिमेंट उसके अंदर शामिल हो रहे थे, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ने की बातें की जा रही थी। आपके सूर्यमल मिशन कहते हैं कि गोपनीय संगठन तक थे, सूर्यमल मिशन के जो लेटर्स वगैरह मिले उनसे ये जानकारियां भी मिलती है, तारीख तक बताई उन्होंने कि इस समय ये करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से वो हमारे राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात पढ़ी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान में किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। इन दिनों में जब किसान आंदोलनों की चर्चाएं वैसे ही जोरों पर है, उस समय में इसको पढ़ना और अधिक प्रासंगिक और अधिक रिलेवेंट हो जाता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। मैंने हालांकि 57 वाली क्रांति के मेंस वाले टॉपिक थे, मैंने कहा था कि आप अच्छे से तैयार करना, मुझे लगता है आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। बाकी आपके मैं कल पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप और अच्छे से उसको देख लेना। हम जब किसान आंदोलनों की बात करते हैं तो स्वतःस्फूर्त हमारे दिमाग के अंदर एक किसान आंदोलन का नाम आता है, बिजोलिया। बिजोलिया के अंदर एक किसान आंदोलन हुआ था। जब मैं बिजोलिया बात करता हूं तो आपके दिमाग में किसान आंदोलन आए नहीं आए, पर आपको एक बिजोलिया नाम की जगह जरूर दिमाग में आती है, और आपके बिजोलिया अभिलेख दिमाग में आता है जो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। ये बात तो जरूर अपने दिमाग के अंदर आ जाती है। आज हम इसी आंदोलन से किसान आंदोलनों की शुरुआत करेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन से। हम पहले किसान आंदोलन पढ़ेंगे, फिर लास्ट के अंदर वो मेंस वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, कारण परिणाम टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लेंगे। पहले घटनाएं देखते हैं, कौन कौन से आंदोलन हुए, क्या क्या घटनाएं थी, कौन कौन नेता थे। मैंने थोड़े उससे संबंधित जो व्यक्ति थे उनके फोटोज एक जगह लेने की कोशिश की, ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहे। ऐसा कहते हैं, भगवान जाने कितना सच्चा कितना झूठा, कि पिक्चराइजेशन यदि किसी चीज का हो, फोटो देखी हुई हो, तो हमें थोड़ा ज्यादा याद रहता है। अब ये तो आप ज्यादा जानते होंगे कि इससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, पर अब चूंकि लगा दी तो आपको देखना चाहिए। सिंपल सा एक तो ये कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे शुरुआती दिनों के अंदर, वो फतेह सिंह जी थे। फतेह सिंह जी मेवाड़ महाराणा थे, और फतेह सिंह जी को वैसे भी अंग्रेज विरोधी रवैये के लिए जाना जाता है। आगे मैं फतेह सिंह की और बातें बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि वो अंग्रेजों के हमेशा खिलाफ ही रहे, अंग्रेजों से उनकी इतनी अच्छी नहीं बनी थी कभी। तो याद रखना कि बिजोलिया किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, उस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे?